न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा एक नन्ही क्रिकेटर की भी है जिसका वीडियो देख खुद सचिन ने भी तारीफ की। मध्य प्रदेश के भोपाल से सामने आई खबर जंगल में आग की तरह फैली। दरअसल वहां एक कार से 52 किलो सोना जंगल से मिला। ये सोना यहां के मंडोरी के जंगलों में एक कार से बरामद हुआ। मध्य प्रदेश में 2 दिनों से लोकायुक्त और इनकम टैक्स की रेड चल रही है। इसी के तहत एक कार से सोने के साथ साथ 15 करोड़ रुपए कैश भी बरामद किया गया। इस रेड में 100 पुलिसकर्मियों की टीम शामिल रही। कोलकाता में हुई एक शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। दरअसल दूल्हे दुल्हन ने ये शादी शहर की शान मानी जाने वाली ट्राम ट्रेन पर की। इस दौरान ट्राम पर धूमधाम से बारात निकली। बताया गया कि एक ट्राम कर्मचारी ने अपने भाई की शादी को यादगार बनाने के लिए ये तरीका अपनाया। इसके जरिए ट्राम के प्रति लगाव भी दिखाया गया। यूपी के कन्नौज में 2 सहेलियों की शादी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। दरअसल वहां एक सहेली ने अपना जेंडर बदलवाकर दूसरी सहेली से शादी रचा ली। बताया गया कि सर्राफा कारोबारी की बेटी ने जेंडर चेंज करने के लिए करीब 7 लाख रुपए खर्च किए। इसके बाद उसने अपना नाम भी बदल लिया और फिर ब्यूटी पार्लर संचालक अपनी सहेली के साथ इस रिश्ते में बंध गई। बताया गया कि जेंडर चेंज करने के लिए अब तक 3 ऑपरेशन हो चुके हैं और जल्द ही चौथा ऑपरेशन भी होगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में क्रिसमस महोत्सव का उद्घाटन किया। यह आयोजन यहां के एलन पार्क में हो रहा है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि अब साल का वो समय फिर आ गया है जब पूरा शहर त्योहारी मौसम की खूबसूरती में सराबोर होने के लिए एक साथ जुट रहा है। क्रिसमस के लिए सड़कें भी रोशनी से जगमगा गई हैं। राजस्थान के प्रतापगढ़ में जिले के एक छोटे से गांव रामेर तालाब की रहने वाली सुशीला मीणा सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई। दरअसल उनका क्रिकेट खेलने का वीडियो शेयर किया गया जिसे सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। उनके वीडियो के व्यूज करोड़ों में पहुंच चुके हैं। इन वीडियो में सुशीला प्रोफेशनल क्रिकेटरों की तरह शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी करती नजर आए। वो 5वीं क्लास की छात्रा हैं। सुशीला के पिता मजदूरी करते हैं। उनकी काबिलियत देखते हुए उन्हें जयपुर की एक क्रिकेट अकादमी में निःशुल्क प्रवेश दिया गया। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की छापेमारी में सामने आए भ्रष्टाचार से जुड़ी है। भोपाल में लोकायुक्त ने आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल के घर छापेमारी की जहां से लाखों रुपए कैश, सोने चांदी की ज्वेलरी और प्रॉपर्टी के कागजात मिले। जानकारी के मुताबिक पूर्व कांस्टेबल ने 1 साल पहले ही वीआरएस ले लिया था और अब वो रियल एस्टेट का काम करता है। वहीं भोपाल में भी इनकम टैक्स के अधिकारियों ने छापेमारी कर एक गाड़ी से 52 किलो सोना और 15 करोड़ रुपए कैश जब्त किए। ऐसे में जरूरी है कि भ्रष्टाचार की दीमक से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 अलग अलग जांच एजेंसियों की छापेमारी में करोड़ों का कैश और सोना चांदी बरामद हुआ। जहां पूर्व आरटीओ कांस्टेबल के घर और दफ्तर पर लोकायुक्त के छापे में 2 करोड़ 85 लाख कैश समेत 60 किलो चांदी की सिल्लियां और 50 लाख के सोने, चांदी और हीरे के गहने मिले। वहीं इनकम टैक्स के अधिकारियों ने भोपाल के बाहरी इलाके के जंगल में खड़ी गाड़ी से 52 किलो सोने की ईंटें और 15 करोड़ रुपए कैश बरामद किया। मध्य प्रदेश के पौष इलाके के इस बंगले को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये किसी छोटे मोटे कारोबारी या किसी नौकरी पेशा वाले का होगा, जबकि सच्चाई ये है कि आलीशान बंगला मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा का है। पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा के भोपाल स्थित घर पर जब लोकायुक्त की टीम ने छापेमारी की तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। छापेमारी करने पहुंची टीम के सदस्यों को ये भरोसा ही नहीं हो रहा था कि किसी पूर्व आरटीओ कांस्टेबल के घर इतनी बेशुमार दौलत कहां से आ सकती है। लोकायुक्त की टीम के छापे में अब तक पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर से 2 करोड़ 85 लाख कैश, 60 किलो की चांदी की सिल्लियां मिले हैं। वहीं 50 लाख रुपए के सोने, चांदी और डायमंड के जेवरात भी बरामद हुआ है। इसके अलावा लोकायुक्त को 4 एसयूवी गाड़ियां भी मिली हैं, जिनमें एक डिस्कवरी जैसी लग्जरी कार भी शामिल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोकायुक्त ने आरटीओ
के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर पर छापा मारा है और इस छापे में बड़ी बरामदगी लोकायुक्त को मिली है। भोपाल के E7 जैसी पॉश कॉलोनी में सौरभ शर्मा का बंगला लोकायुक्त को मिला। आपको बता दें कि सौरभ शर्मा आरटीओ में महज एक कांस्टेबल के पद पर तैनात था, लेकिन वहां पे करीब 7 या 8 साल नौकरी करने के बाद सौरभ शर्मा ने VRS ले लिया था। इसके बाद एडीजी जो है लोकायुक्त के, उन्हें शिकायत मिलती है कि सौरभ शर्मा ने अपनी नौकरी के दौरान करोड़ों रुपए की बेहिसाब संपत्तियां बनाई हैं। उसने काफी रुपयों की कमाई भी की है और ये शिकायत के आधार पर लोकायुक्त की टीम जो है वो भोपाल के E7 में पहुंचती है। आपको बताएं कि गुरुवार सुबह छापा पड़ता है। ये सामने घर है सौरभ शर्मा का, जहां पे लोकायुक्त ने रेड मारी थी। अगर आप देखें तो फिलहाल ये लोकायुक्त की कार्रवाई जो है वो खत्म हो चुकी है। रात तकरीबन 2 बजे तक ये पूरी कार्रवाई लोकायुक्त की चली थी और अब जब ये कार्रवाई पूरी हो गई है तो कई महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो सामने आई है। लोकायुक्त के जो डीएसपी हैं जिन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया था, इस घर में वो मौजूद थे। उनके मुताबिक जो सौरभ शर्मा है, जो कि कांस्टेबल के पद पे तैनात थे आरटीओ में और उसके बाद उन्होंने VRS ले लिया था, उनके घर से करीब 1 करोड़ 15 लाख रुपए नगद मिले हैं। ये जो आप मकान सामने देख रहे हैं, इस मकान के अंदर से 1 करोड़ 15 लाख रुपए कैश लोकायुक्त को मिला है। इसके अलावा ये जो छापेमारी थी ये 2 जगहों पे हो रही थी। एक ये वो मकान है भोपाल की E7 अरेरा कॉलोनी में बना हुआ, जहां पे छापा मारा गया था, और दूसरा जो मकान है वो दफ्तर है सौरभ शर्मा के जो एसोसिएट्स हैं, वहां पर भी करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपए की बरामदगी लोकायुक्त को ये नगद जो बताया गया है लोकायुक्त की तरफ से कि करीब 2 करोड़ 85 लाख रुपए घर और दफ्तरों से मिलाकर के 2 करोड़ 85 लाख रुपए लोकायुक्त को नगद मिले हैं। इसके अलावा 50 लाख रुपए की जो है सोने चांदी और जो डायमंड है उसकी ज्वेलरी बरामद की गई है। इसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई गई है। बता दें कि लोकायुक्त ने आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की अरेरा कॉलोनी स्थित घर और दफ्तर में गुरुवार को छापा मारा था। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान लोकायुक्त की टीम को सौरभ घर पर नहीं मिला, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि लोकायुक्त को घर से नोट गिनने की मशीनें भी मिली हैं। लोकायुक्त को संदेह है कि सौरभ शर्मा किसी हवाला नेटवर्क का भी साझेदार है, इसलिए उसके दूसरे शहरों में लिंक को भी खंगाला जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकायुक्त ने जो रेड मारी है वो जिस शिकायत के आधार पर मारी थी, वो शिकायत ये थी कि दरअसल सौरभ शर्मा ने ये जो नौकरी की है वो बहुत कम साल के लिए की है। 7 या 8 साल की ही कुल जमा नौकरी रही थी। सौरभ शर्मा के पिताजी जो है वो आरटीओ में पदस्थ थे, उनका निधन हो जाता है। निधन के बाद जो है सौरभ शर्मा अनुकंपा नियुक्ति पर लगते हैं अपने पिता के स्थान पर उनकी मौत के बाद, और फिर महज 7-8 सालों की नौकरी के बाद ही वो VRS लेते हैं। ये बहुत कम समय होता है। VRS लेने के बाद सौरभ शर्मा जो है वो रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ जाते हैं और फिर उसके बाद अब ये एक बड़ा खुलासा लोकायुक्त की इस रेड के बाद हुआ है। लोकायुक्त को संदेह है कि सौरभ शर्मा कहीं ना कहीं हवाला नेटवर्क से भी जुड़े हो सकते हैं और इसीलिए देश के अलग अलग शहरों में और साथ ही में विदेशों में भी सौरभ शर्मा के लिंक खंगाले जा रहे हैं लोकायुक्त की तरफ से, क्योंकि लोकायुक्त को शक है कि सौरभ शर्मा जो है वो किसी हवाला नेटवर्क का भी एक हिस्सा हो सकते हैं। लोकायुक्त को शिकायत मिली थी कि सौरभ शर्मा ने आरटीओ कांस्टेबल रहते हुए आय से अधिक कमाई की और कई बेनामी संपत्तियां बनाई, जिनकी कीमत आज करोड़ों में है। सौरभ ने करीब 1.5 साल पहले ही आरटीओ कांस्टेबल के पद से VRS ले लिया था और उसके बाद बिल्डर बन गया था। लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक सौरभ शर्मा को आरटीओ में नौकरी पिता की मौत के बाद साल 2015 में अनुकंपा पर मिली थी। वहां उसने करीब 7 साल नौकरी की थी। इसके बाद सौरभ ने नौकरी से VRS ले लिया और कंस्ट्रक्शन के काम में उतर गया। सवाल यह है कि सौरभ शर्मा ने करीब 7 साल की नौकरी के बाद, जो कि अनुकंपा नियुक्ति के तौर पर उन्हें मिली थी उनके पिता के निधन के बाद, उसके बाद 7 साल उन्होंने नौकरी की, फिर VRS ले लिया था। करीब 2 साल से सौरभ शर्मा रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े हुए हैं और पुलिस ने जो संपत्तियों के कागजात बरामद किए, क्योंकि कई करोड़ों की संपत्तियां जो हैं वो कागजात के रूप में इनके घर से और दफ्तरों से मिली हैं, तो फिलहाल लोकायुक्त की टीम उसकी तस्दीक कर रही है कि क्या ये बेनामी संपत्तियां हैं या फिर ये संपत्तियां वैध रूप से उनके अपनी है। इन तमाम चीजों पर फिलहाल लोकायुक्त की टीम अभी जांच कर रही है। भोपाल में ही आयकर विभाग ने भी एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।
यहाँ आईटी की रेड में 52 किलो सोना और 15 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। ये रकम जंगल में खड़ी एक कार से बरामद हुई है। इतनी बड़ी मात्रा में सोना और कैश देखकर आयकर विभाग के अफसर भी दंग रह गए। जानकारी के मुताबिक ये छापेमारी भोपाल के मंडोरी के जंगलों में एक कार पर की गई। इस दौरान कार से भारी मात्रा में सोना और नकदी बरामद हुई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इनकम टैक्स ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गाड़ी से करीब 52 किलो सोना और 15 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल के मंडोरी के जंगलों में सुनसान जगह पे इस गाड़ी को खड़ा किया गया था। दरअसल इनकम टैक्स को ये सूचना मिली थी कि एक इनोवा क्रिस्टा गाड़ी से बड़ी संख्या में कैश और सोना जो है वो भोपाल से बाहर भेजा जा रहा है और इसी सूचना के आधार पे इनकम टैक्स और मध्य प्रदेश पुलिस की कई टीमों ने मिलकर के इस गाड़ी का काफी दूर तक पीछा किया और जब ये सूचना मिली तो गाड़ी को ढूंढते हुए जो टीम है वो यहाँ पहुंची और इस सुनसान जगह पे भोपाल में जो है ये गाड़ी खड़ी हुई मिली। आप गाड़ी के अंदर देख सकते हैं। गाड़ी को खोला जो गया है वो कांच तोड़ करके खोला गया है। गाड़ी का जो पिछला दरवाजा है उसके कांच को आप टूटा हुआ देख रहे होंगे। इस कांच को तोड़ करके दरवाजा खोला गया और इस गाड़ी के अंदर से बताया जा रहा है कि करीब 7 बैग बरामद किए गए जिसमें करोड़ों रुपए की नकदी थी। गिनने पर उसकी संख्या करीब 15 करोड़ रुपए मिली है। 15 करोड़ रुपए की नकदी इस गाड़ी के अंदर से बरामद हुई और सिर्फ यही नहीं, बाकायदा 52 किलो सोना जो कि करीब अगर देखा जाए तो करोड़ों में जिसकी कीमत है वो भी इस गाड़ी से बरामद हुआ है। इस गाड़ी को अगर देखें तो इस गाड़ी का नंबर इसमें आपको दिख रहा है और इसके साथ ही अगर आप देखें तो इसमें जो सरकारी चिन्ह है वो भी बना हुआ है। इस गाड़ी को जिस जगह पे खड़ा किया गया है वो देखने वाली बात है कि जब ये मौका पे जब पहुंची है यहाँ पे इनकम टैक्स की टीम, तो आप देखिए ये पूरा जो इलाका है चारों तरफ अगर आप देखें तो ये भोपाल का बाहरी इलाका है मंडोरी के जंगलों का और इसके आसपास अगर आप देखें तो खेत खलिहान और जंगल आपको दिख जाएंगे जहां पे सुनसान जगह पे इस गाड़ी को छुपा करके 4 दीवारी के भीतर खड़ा किया गया था। ये आप जो जगह देख रहे हैं आप देख सकते हैं, इससे अंदाजा लग जाएगा आपको कि कैसे इस गाड़ी को छुपा करके जानबूझ करके खड़ा किया गया था ऐसी जगह पे ताकि यहाँ पे किसी की नजर ना पड़े। इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद हड़कंप मच गया है। अधिकारी अब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में नकदी और सोना कहां से आया और इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की छापेमारी में भ्रष्टाचार के कई बड़े मामले सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद ये मामले कम नहीं हो रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि देश की नींव को कमजोर करने वाले भ्रष्टाचार की दीमक से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। भोपाल से रविश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगले महीने बीजेपी को मिल सकता है नया पार्टी अध्यक्ष। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 2 दिनों के दौरे पर कुवैत जाएंगे जहां उनका सेरेमोनियल स्वागत होगा। ये 43 साल में पहला मौका है जब किसी भारतीय पीएम का कुवैत में दौरा हो रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और कुवैत के बीच द्विपक्षीय संबंधों का एक नया अध्याय शुरू होगा। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और दूसरे क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। पीएम वहां भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी को 20 जनवरी के बाद अपना नया स्थायी अध्यक्ष मिल सकता है। चर्चा है कि 15 जनवरी तक सभी राज्यों के पार्टी अध्यक्षों का चुनाव हो जाएगा। इसके बाद नए अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी जेपी नड्डा ही ये अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। संसद का शीतकालीन सत्र पहले अडानी और सोरोस के शोर में दब गया। इसके बाद अंबेडकर के अपमान और सम्मान के सियासी संग्राम में समाप्त हो गया। आज संसद में हुई धक्का मुक्की को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसदों ने संसद का अपमान नहीं सहेंगे जैसे स्लोगन के जरिए कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, तो वहीं कांग्रेस ने धक्का मुक्की कांड में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के विरोध में बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आखिरकार संसद का शीतकालीन सत्र शोर शराबी और सियासी संग्राम के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।
आज राज्यसभा के नेता सदन जेपी नड्डा और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल हुई धक्का मुक्की को लेकर सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी बीजेपी और कांग्रेस की ओर से जोरदार प्रदर्शन हुआ। बीजेपी सांसद हाथों में सांसद का अपमान नहीं सहेंगे लिखे पोस्टर लिए नजर आए। बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी पर बीजेपी के 2 सांसदों को जानबूझकर धक्का मारकर जख्मी करने का आरोप लगाया और प्रदर्शन कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कल जो कुछ भी हुआ वो 2001 में पाकिस्तानियों ने संसद भवन पर हमला किया था। आज हिंदुस्तान में बैठा हुआ अर्बन नक्सल राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कल सांसदों को, नॉर्थ ईस्ट की महिला सांसद, शेड्यूल ट्राइब सांसद कोनियाक को जिस तरह से किया, जिस तरह से धक्का दिया, जिस तरह से प्रताप सारंगी जैसे बूढ़े 70-72 साल के बूढ़े के साथ जो है उन्हें धक्का दी, हमारे संतोष पांडे जी के साथ उन्होंने जो है धक्का मुक्की किया। और हम लोगों को डर है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सांसदों को चुन चुनकर कांग्रेसी जो है उसकी हत्या करवा सकते हैं। उसके लिए हम लोग जो है प्रदर्शन करें। संसद में काफी ऐसा गतिविधि देखने को मिला जिससे कामकाज को भी नुकसान हुआ और संसद के गरिमा को भी नुकसान पहुंचाया है। विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने संसद में बाधित करके कामकाज का जो हमारा गति है इसमें काफी रोक लगाया, जिसका वजह से प्रोडक्टिविटी जो रेट है, कामकाज का जो प्रतिशत है वो काफी कम हुआ है। सब पार्टी के नेताओं को अपील करता हूं कि सब मिलकर के इसमें चिंता करना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि सरकार अडानी पर चर्चा से भाग रही है। वहाँ पर बैनर में डंडे लगा के कौन आया था? वहाँ पर रास्ता किसने रोका था संसद में जाने का? ये भाजपा की फासिस्टवादी सोच है। अंबेडकर जी का अपमान हम नहीं सहेंगे। इसके लिए हम लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, चाहे जेल भेजो चाहे लाठी चलाओ। ये देश ऋणी है अंबेडकर जी का। हम भाजपा की फासिस्टवादी सोच के खिलाफ लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। झूठी बातें, झूठा एफआईआर, राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अम्बेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान, इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने कल संसद में धक्का मुक्की में घायल हुए बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत से मिलकर उनका हाल जाना। अहंकार से भरे ये लोग अपने सामने दूसरों को कुछ समझते ही नहीं है। कल जो आचरण किया वो मन को व्यथित करने वाला है। कल न केवल लोकतंत्र का गला घोटा, आसंदी का ऐसा अपमान मैंने कभी नहीं देखा। और अब चोरी और सीनाजोरी। मैंने भी अध्यक्ष महोदय को एक चिट्ठी भेजी और इंक्वायरी की मांग की, क्योंकि मैं भी उस समय आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय प्रियंका जी और विभिन्न हमारे लोकसभा के महिलाओं के सांसदों के साथ था, जब मैंने देखा कि किस प्रकार से भाजपा दल के पुरुष सांसद उन पर हावी हो रहे थे, आक्रामक हो रहे थे, उनके लिए रास्ता नहीं छोड़ रहे थे। संसद में धक्का मुक्की कांड और बीजेपी महिला सांसद से बदसलूकी के आरोपों पर सियासी वार पलटवार जारी है। उनका ये हिंसात्मक रवैया केवल अशोभनीय नहीं है, आपराधिक भी है। इसीलिए उनके खिलाफ कल एक कंप्लेंट हम लोगों ने पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने में दी है। इसके साथ साथ उन्होंने हमारी नागालैंड की बहन ऑनरेबल सांसद कोनियाक जी के साथ जो शर्मसार करने वाला रवैया अपनाया है, उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। हमने देखा जो धक्का मुक्की हुई थी हमारे एमपीज के साथ हुई थी, वो लठ लेकर आए थे पोस्टर्स के बहाने में। वो अगर वायलेंस भी करना पड़ता वो लोग कर सकते थे। उनके मन में यही मंशा थी कि कैसे विक्टिम
विक्टिम कार्ड प्ले करें और जो जनता उनसे उम्मीद कर रही है कि इनके गृह मंत्री को, इनके प्यारे से गृह मंत्री से माफी मंगवाएं, उससे कैसे वो बच पाए। ये लोग अनअकाउंटेबल हैं। हम चाहते हैं कि ये माफी मांगे। वहीं भुवनेश्वर से बीजेपी की सांसद अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी को 1984 लिखा बैग गिफ्ट में दिया। संसद के गलियारे में अपराजिता सारंगी प्रियंका को बैग देती नजर आई और प्रियंका गांधी ने भी वो बैग उनसे ले लिया। दरअसल इससे पहले प्रियंका गांधी संसद में 2 अलग अलग फिलिस्तीन और बांग्लादेश वाला बैग लेकर आई थी। सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर सदन नहीं चलने देने का आरोप लगाते रहे। बहस अब ये नहीं है कि सदन में कामकाज कम हुआ, सवाल ये है कि विरोध के लिए सदन का काम ठप करने के अलावा कोई और रास्ता क्या नहीं ढूंढा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1176 अंक लुढ़ककर 78,042 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 364 अंक फिसला, यह गिरकर 23,587 पर आ गया। बैंक, आईटी और हेल्थ केयर समेत सभी सेक्टर के शेयरों में कमजोरी रही। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 170 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 78,130 रुपए पर आ गई। वहीं चांदी भी 1,850 रुपए फिसली। इसके साथ ही अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत गिरकर 88,150 रुपए हो गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। रुपया 10 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 3 पैसे हो गई। दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी बजाज ऑटो ने भारतीय बाजार में अपनी मशहूर स्कूटर बजाज चेतक का नया ईवी एडिशन लॉन्च किया। कंपनी ने इसे चेतक 35 सीरीज नाम दिया है। बजाज ऑटो ने अपने इस नए ईवी स्कूटर को 2 वेरिएंट्स में पेश किया। इसकी शुरुआती कीमत 1,20,000 रुपए है। दोनों वेरिएंट्स की ऑफिशियल बुकिंग शुरू हो गई है। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से ईवी एक्सपो की शुरुआत हो गई। इस एक्सपो में इस बार करीब 200 देसी विदेशी छोटी बड़ी ईवी कंपनियों के प्रतिनिधि हिस्सा लेने पहुंचे हैं। यहाँ ये एक्सपो 22 दिसंबर तक चलेगा। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी घूमने फिरने से जुड़े एक जरूरी मुद्दे पर। आप जब कहीं घूमने जाते हैं तो जाहिर सी बात है किसी होटल, गेस्ट हाउस या फिर होम स्टे में ठहरते हैं। इस दौरान आपको जो प्रॉपर्टी मिलती है, अगर वो खराब मिले तो आप तुरंत इसकी शिकायत करते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो जब कोई कस्टमर साफ सुथरी प्रॉपर्टी को गंदे तरीके से इस्तेमाल करे और उसे नुकसान पहुंचाकर चला जाए। ऐसा ही खराब अनुभव गोवा में एयरबीएनबी से जुड़े एक होम स्टे मालिक ने साझा किया है। होस्ट ने गोल्डन पर्च गोवा नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि एयरबीएनबी चलाना आसान नहीं। वीडियो में दिखाया गया कि होस्ट ने कितना साफ सुथरा और करीने से रखी चीजों वाला होम स्टे एक ग्रुप को एक नाइट के लिए ठहरने के लिए दिया था। लेकिन यात्रियों के जाने के बाद होस्ट अपनी प्रॉपर्टी का बुरा हाल देखकर हैरान रह गया। शेयर की गए वीडियो में बिखरे पड़े गंदे बर्तन, किचन काउंटर और इंडक्शन कुकटॉप्स दिखाए गए हैं। होस्ट ने बताया कि जब उसने इस पर आपत्ति जताई तो मेहमानों ने ये कहकर उसी पर ठीकरा फोड़ दिया कि उनके साथ छोटे बच्चे थे और अगर उसे दिक्कत थी तो वो अपनी प्रॉपर्टी बुक नहीं करता। 28 नवंबर को शेयर किया गया ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसे 10 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ ने कहा है कि मेहमानों से ये उम्मीद करना कि वो बर्तन धोकर और रसोई साफ करके जाएंगे, ये ठीक नहीं। वहीं कुछ ने कहा कि बात बस इतनी है कि लोगों को समझदार और संवेदनशील यात्री बनने की जरूरत है। एयरबीएनबी अमेरिका का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से आप दुनिया भर में किराए पर उपलब्ध रूम और होम स्टे जैसी प्रॉपर्टी को बुक कर सकते हैं। इसके अलावा एयरबीएनबी पर आप अपने घर के खाली पड़े कमरों और प्रॉपर्टी को किराए पर देने के लिए भी लिस्ट कर सकते हैं। ये वाला एयरबीएनबी कोई बुक करेगा? Imagine this is the state my house was left in after I hosted a group for just one night. And when I confronted them, the blame was put on me. Okay, this is done, but my request to all of you that if you book an Airbnb, a lot of hosts put their heart and soul into making the space beautiful, so treat it with kindness. क्यों हम लोग ऐसा करते हैं कि होटल में गए और सब कुछ तबाह कर दिया, खराब कर दिया। उनके किचन का हाल बुरा था, पूरे कमरे में जगह जगह खाने के टुकड़े फैले हुए थे। देखिए, हम कहीं जाते हैं तो हमें कहीं जैसे हम स्टे करते हैं
तो हमें अपना घर समझ के मतलब रहना चाहिए। बिल्कुल जैसे अपने घर के सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं, कुछ भी जैसे अपना रसोई है, अपना बेडरूम है या अपना कुछ भी है, इसी तरह से हमें बाहर भी जैसे घर पे रहते हैं उसी तरह से हमें बाहर भी अपना बिहेव दिखाना चाहिए। हम एक सर्टेन अमाउंट पे कर रहे हैं किसी होटल रूम के लिए और बाकी एक होटल रूम पे बहुत खर्चा लगता है, बहुत लागत, करोड़ों की लागत लगती है, तो हमें उस बात का भी ध्यान में रखना चाहिए और स्ट्रिक्ट होटल लॉज भी होने चाहिए जो कि ऐसी चीजों को रोकने के लिए बनने चाहिए। क्योंकि जहां तक हमारी जनता में जो दिखता है, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि यूपी में एक ट्रेन की शीशे को तोड़ दिया गया क्योंकि सिविक सेंस की कमी थी। अभी होम स्टे की आपने बात की, वहां से इवन दो उन्होंने पे किया उस चीज को, फिर भी वहां से निकलने के बाद पूरी हालत खराब कर दी। तो हमारे देश की जनता में सिविक सेंस की कमी है, तो इसके लिए एक थोड़ा सा लॉ आना चाहिए, थोड़ा सा सिविक सेंस के लिए। जो भी जाता है यात्रा होटल में या स्टे होम कहीं पे भी रुकता है तो उसको भी अपनी घर जैसे समझना चाहिए ना। अपना घर जैसे समझो, जो आपको होटल है तो आपको अपना एक घर जैसे समझो, आपको घर जैसे अब हिफाजत करते घर में हर चीज की, तो वैसे रखनी चाहिए। किसी को मतलब आप गलत नुकसान करते हो तो बहुत ही गलत है। वो आदमी आपके मैनर पे भी डिस्टर्ब, मतलब आपको जो सोच है वो निर्धारित करती है और कभी मैं गलत नहीं करना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। अवेयरनेस सबको है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई भी चाहे वो एजुकेटेड है, एजुकेटेड में भी कुछ जाहिल होते हैं और कोई बिल्कुल ही अनपढ़ होते हैं। वो ये समझते हैं कि ये इसका है, हमारा कुछ नहीं है, जैसे चाहे इसको मिसयूज करो और चलते रहो। उसके लिए मैं एक छोटा सा प्रिकॉशन मेजर कह रहा हूँ। इस जो आपने गोवा का जो एग्जांपल दिया उसके बेसिस के ऊपर कि एक जो भी होटल जहाँ पे होटल में कस्टमर स्टे कर रहे हैं उनको चाहिए कि द मोमेंट होटल में जो चेकआउट कर रहा है वो एटलीस्ट एक बार उसके अंदर उस रूम का या सूट को एक बार गो थ्रू करे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड बात ये है, ठीक है लॉ बने ना बने, लेकिन नियर टू पुलिस स्टेशन अगर वो ऐसा करते हैं या तो उनको उनकी पेनल्टी देनी पड़ेगी, दे हैव टू पे। अगर नहीं पेनल्टी देते हैं तो दे हैव टू फेस द लॉ। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज इसी में बात उन कलाकारों की जो कि न सिर्फ अपने पेशे से जुड़े लोगों के लिए एक मिसाल हैं, बल्कि समाज में भी वो एक नई अलग जगह रहे हैं। इन दिनों मुंबई में इनकी बनाई पेंटिंग्स की प्रदर्शनी चल रही, देखिए। हर तस्वीर एक कहानी कहती है। इन दीवारों पर लगी तस्वीरें भी बहुत सी कहानियां बयां कर रही हैं। कहीं उम्मीदों के पंख खुले हैं तो कहीं यादों की शाम अटकी है। नदियां, फूल, देवी देवता सब यहाँ मूर्त हो गए हैं। लेकिन यहाँ जो बात सबसे खास है वो ये कि इन चित्रों को बनाने वाले कलाकार ट्रांसजेंडर हैं, जिन्होंने इन तस्वीरों के जरिए कागज पर अपनी भावनाएं उकेरी हैं। और इसके हुनर को दुनिया के सामने लाया है 16 साल की कलाकार रीना हजारी ने, जिन्होंने अपने गुरु सत्येंद्र राणे के मार्गदर्शन और सहयोग आर्ट फाउंडेशन के जरिए इस कंटेम्प्रेरी आर्ट एग्जीबिशन को लगाया है। ये एग्जीबिशन मुंबई के ब्रीच कैंडी में सिमरोजा आर्ट गैलरी में 22 दिसंबर तक चलेगी। मकसद यही कि लोग इनकी कला को देखें, इनके हुनर को पहचानें और इन्हें जानें। हमने लास्ट ईयर एक अम्ब्रेला पेंटिंग इवेंट किया था ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ, और उससे हमें दिखा कि कितना टैलेंट है और कितना क्रिएटिविटी है कम्युनिटी में। और उसके बाद हमें ये इनिशिएटिव को आगे लेना था और एक्चुअली उनको एक एम्प्लॉयमेंट का माध्यम देना था, जिससे वो अपने आर्ट को पहले तो सबको दिखाए और उससे उन्हें रिकग्निशन भी मिले। रीना इन कलाकारों से पहले भी मिल चुकी थी, लेकिन जब इस आर्ट शो के लिए उनसे पेंटिंग्स बनाने को कहा गया तो वो पहले झिझकी, लेकिन जब एक बार ब्रश थामा तो सबको हैरान कर दिया। कर पाएंगे कि नहीं, मतलब उनमें कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था, लेकिन जब हमने उनको कॉन्फिडेंस दिलाया कि आप काम करो, बस आपके दिल में जो है वो आप उतारने की कोशिश करो। हम चाहते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है और आप क्या दिखाना चाहते हैं। तो उन्होंने बस पेपर पे पहले जो शुरुआत की वो देख के हमें लगा कि अरे इनमें इतना टैलेंट है, बस इसको थोड़ा सुधारने की और थोड़ा टच देने की जरूरत। उनके ही जो विचार थे वही जो कैनवास पे होते, बस उनको कलर कैसे हैंडल करना है, कलर कैसे लेना है, ब्रश कैसे चलाना है, वो हमने उनको सिखाया। इन्होंने सोचा नहीं था कि कभी इनकी बनाई पेंटिंग्स इस तरह किसी आर्ट एग्जीबिशन का हिस्सा बनेंगी, लेकिन एक सपने को सच होता देखकर खुश है।
अगर मुझे ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो मैं ज़रूर इस लाइन में रहूँगी, क्योंकि हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत रहती है जहाँ पे हम लोग अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए। तो अगर ऐसा प्लेटफॉर्म मिले तो ज़रूर हम लोग अपना आर्ट एक्सप्लोर करेंगे। इन ट्रांसजेंडर कलाकारों का ये हुनर बताता है कि कला को किसी भी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। इनके चेहरे की खुशी बताती है कि ये दिन इनके लिए कितना खास है। सच ही तो कहा है किसी ने, कला सीमाओं को सिर्फ लांघती ही नहीं है बल्कि आशा, पहचान और परिवर्तन की कहानियां भी बुनती है। धर्मेंद्र दुबे, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।